हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है देश की इनकम। देश की इनकम मतलब नेशनल इनकम। देखो नेशन, ये वर्ड जो है वो बना हुआ है नेशन से। नेशन का मतलब होता है देश, एक देश की आय। हम ये आज जो देखने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमें समझना होगा कि देश की आय होती क्या है। देखिए, जैसे आपने कभी बहुत बार सोचा होगा कि देश क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, डेवलपिंग कौन सी होती हैं, अंडर डेवलप्ड कौन सी होती हैं। तो कैसे पता चलता है हमें कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है? तो वो सब उनकी इनकम के हिसाब से देखा जाता है। किसकी इनकम? देश की इनकम के हिसाब से देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि देश तरक्की कर रहा है या तरक्की कर चुका है या तरक्की नहीं कर रहा है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमें मदद करती है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने में जो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देश की अगर इनकम निकाल लेते हैं तो हमें हर व्यक्ति की इनकम का भी पता चल जाता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की कितनी इनकम है। चलिए देखते हैं नेशनल इनकम, देश की आय। तो देश की आय देखिए बेटा कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना, बेसिक को जानना होगा कि भाई देश की आय होती क्या है और कैसे निकाली जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक को समझते हैं। तो पहले समझ लीजिए देश क्या होता है। तो देश समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि देश में दो तरीके की बाउंड्री होती है, यानी फ्रंटायर्स होते हैं, यानी क्या होता है, सीमा। हिंदी में कहें तो सीमा। तब देश की जो होती हैं वो दो प्रकार की सीमाएं होती हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की सीमाएं होती हैं, पर इस वीडियो में हम दो प्रकार की सीमाएं समझेंगे। कौन कौन सी होती हैं वो? एक होती है पॉलिटिकल बाउंड्री और एक होती है इकोनॉमिक बाउंड्री। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है और इकोनॉमिक बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू कर। तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है ना बेटा देश की, वो क्या होती है? वो होती है, ये जो देश है, ये आपको दिख रहा है, ये नक्शा है देश का। क्या है? मैप। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, यानी पॉलिटिकल फ्रंटायर। पॉलिटिकल का मतलब होता है कि देश में जो पॉलिटिक्स है वो कितने एरिया में होगी। तो देश की जो पॉलिटिक्स होती है, ये यहाँ हमारा कंट्री का, जैसे सपोज कीजिए दिल्ली में हमारी क्या है, कैपिटल है। दिल्ली में कैपिटल होने के बाद हमारी जो पॉलिटिक्स होती है ना वो पूरी यहाँ होती है। इंटरनेशनल अफेयर्स भी होते हैं, पर वो वहाँ हमारी पॉलिटिक्स नहीं जाती, वहाँ देश जाता है। तो देश के अंदर पार्टीज हो सकती हैं, अलग अलग पार्टीज हो सकती हैं। तो बेटा होता क्या है, देश की जो आय होती है उसे निकालने के लिए देश की बाउंड्री को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में भी कैपिटल्स हैं, एक देश की राजधानी भी है दिल्ली। उसके अलावा अब ये जो हमें दिखता है कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर यहाँ देखें तो आप गुजरात से लेके यहाँ आसाम, मणिपाल, यहाँ ये स्टेट्स हैं। गुजरात से लेके, इसे बोलते हैं, देखिए बेटा अगर आप मैप को ध्यान से समझेंगे तो इसे बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ है, और ये साउथ है। इसीलिए इस भाग को कहा जाता है साउथ इंडिया, इसे नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे जो बात समझते हैं वो क्या है कि भाई ये तो हो गई पॉलिटिकल बाउंड्री। तो राजनीतिक सीमा ये हो गई। अब राजनीतिक सीमा में कुछ चीज़ें प्लस और कुछ चीज़ें माइनस, कुछ चीज़ें प्लस और कुछ चीज़ें माइनस की जाती हैं। तो जब हम वो चीज़ों को प्लस और माइनस कर देते हैं तो हमारी बनती है इकोनॉमिक बाउंड्री। क्या बनती है? इकोनॉमिक, यानी आर्थिक सीमा। आर्थिक यानी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, होता क्या है कि देश की जो इनकम होती है, सपोज मेरी इनकम की अगर आप बात करें तो मैं कितना कमाता हूँ, तो मैं, कोई भी व्यक्ति कितना कमाता है तो वो अपने घर के अंदर जो कमाता है वो तो उसकी इनकम है ही, प्लस जो वो बाहर से कमाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आप किसी एक व्यक्ति की इनकम लीजिए। एक व्यक्ति की इनकम बहुत सारे सोर्सेज से होती है। ठीक है, तो जब आप उसके सारे सोर्सेज की इनकम को ऐड कर देते हैं तब आप उसकी टोटल इनकम निकाल पाते हैं। वैसे ही अगर आप देश की इनकम जानना चाहते हैं तो देश की जो इनकम होती है वो बहुत सारे सोर्सेज से होती है। बहुत सारे सोर्सेज को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल बाउंड्री और इकोनॉमिक बाउंड्री को समझना होता है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक बाउंड्री को देखते हैं। इकोनॉमिक बाउंड्री जो होती है, आर्थिक सीमा, वो क्या होती है? देखिए ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है देश की, पॉलिटिकल बाउंड्री में आप कुछ चीज़ें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? सबसे पहले आप प्लस करेंगे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट
ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन। तो देखिए, भारत का कोई भी जहाज यदि भारत से बाहर जाता है तो क्या वो भारत की सीमा के अंदर नहीं आएगा? आएगा बेटा। भारत का कोई भी जहाज जो भारत के व्यक्ति के द्वारा ओन्ड है, इसका मतलब जिसका मालिक कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है। भारत का कौन सा व्यक्ति? भारत का रेसिडेंट। अब रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप हम अगले वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए आप समझिए भारत का रहवासी। यदि भारत के रेसिडेंट का कोई भी एयरक्राफ्ट, यानी कि प्लेन हो सकता है एयरक्राफ्ट के अंदर, एरोप्लेन आप समझते ही हो, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कोई भी। अब देखिए वो जाते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई विमान उड़ के अमेरिका चला गया, तो उससे जो विमान से जो इनकम होगी वो कहाँ, किसकी इनकम में ऐड की जाएगी, ये समझना जरूरी है। तो भैया अगर भारत से, यानी कि भारत का जो जहाज है, अगर वो भारत से उड़ के अमेरिका भी गया है तो भी उस जहाज से होने वाली इनकम भारत की इनकम में ही ऐड की जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, शिप यानी जहाज। कौन से जहाज? पानी वाले। एयरक्राफ्ट यानी उड़ने वाले जहाज, और शिप्स यानी पानी वाले जहाज। तो जो पानी वाले जो जहाज होते हैं वो भी यदि भारत से, देखिए पानी वाले जहाज क्या होते हैं, आए दिन दूसरे देशों में जाते आते रहते हैं, तो क्या वो भारत की सीमा में नहीं आएंगे? मतलब क्या उनसे होने वाली इनकम हम भारत में ऐड करेंगे? हाँ, यदि उनका मालिक कोई भारत का रहवासी है तो। भारत के रहवासी का मतलब होता है जो भारत में ही रहता है और यही टैक्स देता है। तो अगर इस जहाज का मालिक कोई भारत का रहवासी है तो उस जहाज की इनकम को भी हम कहाँ ऐड करेंगे? भारत की इनकम में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जहाज यहाँ से चला गया और वो जहाज सपोज अमेरिका से लेके और चाइना के बीच में चलता है। देखना, वो जहाज कहाँ चलता है? अमेरिका से चाइना के बीच में, ठीक है। परंतु उसका मालिक जो है वो भारत का रेसिडेंट है। तो भैया भले ही वो जहाज कहीं भी चले, देखना इसका जो पूरा जो सेंटेंस है वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, जिसका मालिक भी भारत का व्यक्ति हो और जिसे ऑपरेट भी भारत के ही लोग करते हो। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो जहाज किसी भी देश में चलता है, सपोज वो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलता है, अब अमेरिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, परंतु उसका मालिक, उस जहाज का मालिक भारत का है, तो उस जहाज से होने वाली इनकम भारत की इनकम में ऐड की जाएगी। समझ में आ रही ना बात? देखो अमेरिका से कहाँ चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया, परंतु उसका मालिक जो है वो अंबानी है और उसे ऑपरेट जो कर रहा है वो भी अंबानी कर रहा है, या फिर अडानी भी कर सकता है, कोई भी भारत का रहवासी यानी रेसिडेंट। तो उस जहाज से जो भी इनकम होगी वो इनकम किसकी कंट्री में ऐड होगी? भारत की नेशनल इनकम में ऐड होगी। देखो भारत की कोई अलग से इनकम तो होती नहीं है, भारत के जो रेसिडेंट हैं यानी भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की ही जो इनकम होती है उसी को ही भारत की इनकम कहा जाता है, यानी नेशनल इनकम कहा जाता है। तो जो जहाज है यानी शिप है या एयरक्राफ्ट है, तो वो यदि किसी भी देश में चलता है पर उसका मालिक भारतीय है और उसे चलाने वाला यानी उसे चलाने वाला यानी कि ऑपरेटर, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी चीज़ का मालिक हूं पर वो चलती अमेरिका में, उसे चलाता अमेरिकन है, तो वो इनकम हमारे भारत में ऐड नहीं होगी। उसमें दोनों चीज़ें चाहिए, जिसका मालिक भी भारतीय है और जिसका ऑपरेट करने वाला भी भारत का व्यक्ति है, तो उस जहाज से होने वाली इनकम कहाँ ऐड होगी? भारत में ऐड होगी। समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एक तो ये चीज हो गई, ये हमें क्या करना है? भारत की बाउंड्री में ही मानना है। फॉर एग्जाम्पल वो जहाज देखो, भारत की बाउंड्री तो ये है, अब एयरक्राफ्ट अगर यहाँ से यहाँ उड़ेगा तो वो तो ऑब्वियसली भारत की ही इनकम है। पर अगर वो मान लीजिए कि वो अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, भारत आता ही नहीं है वो जहाज, यानी वो एयरक्राफ्ट, वो प्लेन अंबानी का है, परंतु वो कहां से कहां तक चलता है? वो चलता है अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ही नहीं आता, तो उसकी इनकम कहां ऐड होगी? वो भी भारत की इनकम में ही ऐड की जाएगी। इसका मतलब ये है। अब दूसरी बात समझते हैं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। इस पॉइंट का जो मतलब है वो ये है कि भारत, देखो फिशिंग वेसल यानी कि जो मछली वगैरह पकड़ने वाली जो बोट्स होती हैं
वो भारत से, देखो भारत के अंदर तो रहेंगी नहीं, वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में रहती हैं, यहाँ से जाती हैं इधर, और यहाँ वो मछुआरे जो हैं वो मच्छी वगैरह पकड़ने का काम करते हैं। तो वो जो मच्छी पकड़ के लाते हैं वो कहाँ लाते हैं, सीधी सी बात है वो इंडिया में ही तो लाएंगे, या नहीं भी लाएंगे तो वो मछुआरे क्या करते हैं, वो मच्छी वहीं पकड़ते हैं और वहीं बेच देते हैं। शिप के जो आपका जो ओशन है वहीं पकड़ेंगे और वहीं बेच देंगे। अब वो मछुआरे सपोज 1 करोड़ रुपए कमा के लेके आ गया, और फिर वो यहाँ आएगा, और अब वो मछुआरा कहाँ का है भाई, सीधी सी बात है इंडिया का ही। तो यदि कोई व्यक्ति इंडियन है यानी भारत का ही रेसिडेंट है, रहवासी है, तो उसकी इनकम भी भारत में गिनी जाएगी, फिर वो भले ही मछुआरा ही क्यों ना हो। तो फिशिंग वेसल जो होता है, जो फिशिंग वेसल्स इंडिया के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं या ओन्ड होते हैं, उनकी इनकम भी इंडिया में ही गिनी जाएगी, भारत में ही मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ये क्या होते हैं, आपको जानकारी होगी कि जो इंटरनेशनल वाटर होते हैं, जो ओशियंस होती हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारे ऑयल यानी ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए या ऑयल को निकालने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स से होने वाली इनकम, क्योंकि देखो वो तो कहाँ है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, ओशियंस में है, परंतु उनसे होने वाली जो इनकम है वो भी किसकी इनकम में गिनी जाएगी, भारत की इनकम में ही गिनी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो भारत के नागरिक या रेसिडेंट के द्वारा ही किए जा रहे हैं, क्या ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये बात समझने वाली है कि उनका मालिक भी भारतीय आदमी होना चाहिए, और या मालिक ना भी हो तो ऑपरेशंस भारत के होने चाहिए, ये समझने वाली बात है इसमें। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, कहीं कहीं पे समुद्र में तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत की बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाती, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बना देंगे, ठीक है। अब वो तैरता हुआ जो प्लेटफॉर्म है उस पे होने वाली इनकम भी भारत की ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो भारत की सीमा में ही गिना जाएगा। ये दो चीज़ें जो होती हैं उनको भारत की सीमा में प्लस किया जाता है, मतलब माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भारत की सीमा से हटाया जाता है। ऐसे होने को देखिए, प्लस वाली अगर चीज बात करें कि भारत के जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक सीमा है, उसमें बहुत सारी चीजें प्लस की जा सकती, बहुत सारी, परंतु अभी हम जो मेन जो कर रहे हैं ना वो ये है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि कौन सी चीज को भारत में ऐड करना है। तो आप इतना समझना कि भारत के व्यक्ति के द्वारा, यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का रेसिडेंट है, सिटीजन है या रेसिडेंट है, दोनों, मतलब दोनों होना चाहिए, रेसिडेंट है और वो कमा के भारत में ही लेके आ रहा है, तो फिर वो इनकम जो है वो भारत की ही मानी जाएगी। बात समझ में आ रही? तो ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए है कि भाई भारत की सीमा में क्या क्या ऐड होगा। तो दो चीजें तो ये मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो भारत की ही सीमा में ऐड की जाएंगी। कौन सी सीमा में? राजनीतिक सीमा में। ये तो है ही, इसके अंदर जो कुछ होगा वो तो भारत की इनकम है ही, इसके बाहर भी जो कुछ होगा उस मतलब क्या क्या, ये दो चीजें, इनको ऐड कर देना है, तो ये भारत की इनकम में ऐड हो जाएगी। अब भारत की इनकम में से कौन सी चीजें माइनस की जाती हैं वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत की सीमा में कुछ चीजें माइनस की जाती हैं, जैसे पहला क्या है, एम्बसीज। भारत में यदि किसी विदेशी कंट्री की एम्बसी है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एम्बसी जो भारत में, दिल्ली, आप दिल्ली गए हो ना, एम्बसी का मतलब समझते हो, दूत आवास। दूतावास, दूतावास मतलब जो अमेरिका के जो कुछ दूत होते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे अमेरिकन आते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ देखो मथुरा वृंदावन जाओगे तो बहुत सारे तुमको अंग्रेज मिल जाएंगे, अमेरिकन हो सकते हैं, यूरोपियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो सपोज कोई विदेशी नागरिक यहाँ आता है तो उनकी मदद के लिए जो अमेरिका है उसने अपना एक ऑफिस डाल रखा है जिसे नाम दिया गया है अमेरिकन एम्बेसी, ठीक है। अब एम्बेसी में वो अमेरिकन एम्बेसी है, सपोज हम ये मान लेते हैं कि वो भारत के इस एरिया में है, इतने एरिया में अमेरिकन एम्बेसी है। वैसे इतने में नहीं होती, जैसे पूरा दिल्ली है तो दिल्ली में एक छोटे से एरिया में एम्बेसी होती है। कौन सी एम्बेसी? अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, कोई भी कंट्री है उसका अगर ऑफिस, यानी कौन सा ऑफिस, एम्बेसी यहां है, तो उस एम्बेसी को आप भारत की टेरिटरी में ऐड नहीं करेंगे, यानी कि उसमें होने वाली जो इनकम है वो भारत की इनकम में नहीं गिनी जाएगी। तो कहां गिनी जाएगी? वो अमेरिका की इनकम में गिनी जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर इंडियन एम्बेसी, देखिए जैसे अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, वैसे ही इंडियन एम्बेसी भी दूसरे देशों में है।
फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में हमारे यहाँ की एक एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी। कहाँ है? अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में हमारी इंडियन एम्बेसी है, भारत का दूतावास, जहां भारत के दूत रहते हैं। किसकी मदद के लिए? वो भारतीय लोग जो वहां रहते हैं उनकी मदद के लिए। यहाँ से लोग जाते हैं ना, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, किसी भी काम के लिए इंडियंस अगर बाहर जाते हैं तो उनकी मदद के लिए भारत सरकार एम्बेसीज बनाती है। एम्बेसी बनाने का मतलब क्या हुआ? एम्बेसी बनाने का मतलब हुआ एक दूतावास। अभी आपने देखा होगा जो रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, जो इंडियन एम्बेसी थी ना, वहां लोग जा जाके इकट्ठे हो रहे थे, भाई हमें निकालो, हमें निकालो। तब भारत के जितने भी दूत थे वो वहां लोगों की मदद कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही अब वो जो हमारी जो एम्बेसी थी यूक्रेन में, अगर वो जो यूक्रेन में एम्बेसी थी उसमें जो भी इनकम होती है, यानी वहां काम करते हैं जो इंडियंस जाते हैं वहां काम करते हैं, उनकी इनकम भारत की सीमा में गिनी जाएगी। ठीक है, तो भाई ये एम्बेसी हटाई कौन सी है? ये हमने भारत की इस सीमा में से दूसरे देशों की एम्बेसीज को हटाया। फॉर एग्जाम्पल किसी भी देश की भारत में, यानी चाइना की अगर भारत में एम्बेसी है तो उसमें उस एम्बेसी में काम करने वाले जो नागरिक हैं वो चाइनीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनकी जो इनकम होगी वो भी कहाँ टैक्स, उस पर भी कहाँ टैक्स दिया जाएगा? चाइना में टैक्स दिया जाएगा। यानी एम्बेसी के अंदर होने वाली इनकम उसी देश की इनकम होती है जहां की वो एम्बेसी है। ये बहुत बारीक पॉइंट है, समझने वाली बात। अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो अमेरिका में जितने भी लोग इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं वो इनकम इंडिया की टेरिटरी में गिनी जाएगी। वैसे ही अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वो अमेरिकन एम्बेसी में होने वाली इनकम इंडिया की इनकम नहीं कहलाएगी। बात समझ में आया? कोशिश करना, बार बार रिपीट करना, ये अच्छा है। तो बार बार करके देखोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, एम्बेसीज हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया। जहां सरकार एम्बेसी नहीं बना पाती वहां वो कॉन्सुलेट बनाती है। कॉन्सुलेट मतलब छोटा दफ्तर, जहां भारत के कम नागरिक रहते हैं, यानी भारत के नागरिक जो किसी देश में, जैसे पोलैंड एक छोटा सा देश है, वहां भारत के बहुत कम लोग हैं, तो वहां वो भारत सरकार क्या करेगी, एक या दो दूत के साथ, यानी एक या दो एजेंट के साथ, या फिर एक या दो ऑफिसर्स के साथ एक छोटा दफ्तर खोलेगी। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्सुलेट। ठीक है, या इंडियन भारत सरकार का जो दफ्तर है, छोटा सा दफ्तर है, उसको आप कॉन्सुलेट बोल सकते हो। तो वो जो कॉन्सुलेट होता है, अब वो पोलैंड में जो हमारा कॉन्सुलेट है ना, उसमें जो भी इनकम होगी वो इनकम भारत की होगी। वो इनकम पोलैंड ये नहीं कहेगा कि भैया ये हमारी पोलैंड की इनकम है, नहीं, वो भारत की इनकम में ऐड होगी। तो हम यहाँ माइनस क्या कर रहे हैं, हम अगर किसी और कंट्री का हमारे देश में ऑफिस है तो उसे माइनस करेंगे। भाई इससे होने वाली इनकम भारत की इनकम नहीं है, इससे होने वाली इनकम किस देश की है, उसी देश की है। जैसे सपोज ये चाइना का ऑफिस है, चाइना ने अपने जो घूमने फिरने वाले हैं उनके लिए यहाँ ऑफिस बनाया हुआ है, तो वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें जो भी इनकम होगी वो भारत की इनकम नहीं होगी। वो किसकी इनकम होगी, वो चाइना की इनकम होगी, वो अमेरिका की इनकम होगी, वो जापान की इनकम होगी। अगर जापान की एम्बेसी है तो वो जापान की इनकम होगी। बात समझ में आ रही? वैसे ही जैसे कि अगर अमेरिका में या जापान में या चाइना में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वहाँ से उस एम्बेसी से होने वाली इनकम भारत में हम प्लस कर देंगे। तो वैसे ही किसी और देश की एम्बेसी है, एम्बेसीज ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कॉन्सुलेट ऑफ अ फॉरेन कंट्री एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखना। किसी और देश ने, यानी किसी भी देश ने, सपोज हमने क्या किया हुआ है, इजराइल की जो सेना थी उसे हमने कहाँ बुलाया था, भारत में बुलाया था कि भाई आइए और इंडियन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दीजिए। जब हमें ज़रूरत थी, जब वहाँ कश्मीर में लड़ने के लिए कि भाई कश्मीर में हमारे जो जवान थे वो बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे थे, तो हमने इजराइल से कहा कि भाई आओ और बताओ कि भाई ये इन लोगों से लड़ना कैसे है। इजराइल जो है ना, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ इजराइल में अच्छी दी जाती है। तो वो लोग आए, उन्होंने अपना कैंप बनाया। सपोज उन्होंने अपना कैंप यहाँ बना लिया इंडिया में, ठीक है, तो अब उसके अंदर भी अगर कोई इनकम होती है तो वो भारत की इनकम में नहीं गिनी जाएगी। ये बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि विदेशी एम्बेसी हमारे यहाँ है तो वो भी नहीं गिनी जाएगी। कॉन्सुलेट, विदेशी काउंसलेट यानी विदेशी सरकार का कोई भी ऑफिस हमारे यहाँ है तो उसकी भी इनकम भारत में नहीं गिनी जाएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, किसी और देश की मिलिट्री यहाँ आके रहती है तो उसकी इनकम भी हमारे देश में नहीं मानी जाएगी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। प्लस उसके साथ एक और चीज़ है, वो है ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
जैसे कि WHO, UNO, यूनेस्को, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, उनको कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं WHO, UNO, यूनेस्को, इनकी जो ऑफिस होते हैं वो भी भारत की सीमा के अंदर हैं। कौन सी सीमा के अंदर है? पॉलिटिकल सीमा के अंदर, परंतु उनको भारत की सीमा में नहीं गिना जाएगा। कौन सी सीमा में? आर्थिक सीमा में। ये समझने वाली बात, यानी कि उससे होने वाली जो इनकम है वो भारत की इनकम नहीं है या भारत की इनकम में ऐड नहीं होगी। अब आपने अगर मान लो कि वो इनकम को भारत की इनकम मान लिया है तो आप क्या करोगे? उसमें से इसे माइनस कर दोगे। इंडिया की इनकम में से इन सब की इनकम्स को माइनस किया जाता है। किनकी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी इनकम वगैरह होती है। कभी कभी वो यहाँ ऑफिस बनाते हैं, डोनेशंस वगैरह लेते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है? उनकी इनकम होती है, वो इनकम आपको भारत की इनकम में ऐड नहीं करना है। समझने वाली बात ये है कि भारत की जो इनकम होगी वो भारत से तो होगी ही, तो उसमें कुछ चीजें प्लस करना है, तब जाके आप नेशनल इनकम तक पहुंच पाओगे। तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि नेशनल इनकम में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन सा? एक है पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा भी भारत की कुछ और इनकम होती है, विदेशों से होती है, उसे भी हम ऐड करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री में कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, कुछ चीजें माइनस की जाएंगी, तब जाके इकोनॉमिक बाउंड्री आएगी। और इकोनॉमिक बाउंड्री की जो हमारी इनकम होती है उससे ही हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, यानी देश की इनकम को, देश की आय को हम निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जानकारी को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।